नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। तो आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स की बात करेंगे। आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू है ना, तो असम वाला, तो ये सब पता होगा आप लोगों को। तो उसी से संदर्भित ये आपका जब भी फसलों की कटाई हो जाती है, अब ये विंटर खत्म होके फिर क्या आपका बसंत ऋतु का आगमन है ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो त्योहार है वो प्रकृति से, नेचर से कनेक्टेड है, ठीक है। और जब हमारे पास पहले के बारे में ऐसा सोचिए कि जब कृषि किया हमने, है ना, फसल हमने काटी, फसल बेचा, जब पैसे आए तभी तो त्योहार मनाएंगे। बिल्कुल रैशनल चीज है। आप सारे मुहूर्त देखिए, त्योहार देखिए, उसी टाइम पे है ना, आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर इसको देखेंगे हम, हमारे राष्ट्रपति जी ने हाईलाइट किया है, सबको बधाई दिया है, तो देखेंगे इसको हम आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं, आप इसको एग्रीकल्चर से भी रिलेट करके देख सकते हैं, तो पेपर 1 में भी रख सकते हैं इसको और 3rd में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल यूथ डे के बारे में बात करेंगे, पहले भी किया हम लोगों ने, और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में पढ़ सकते हैं, इसको हम पेपर 1 के अंतर्गत रख सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, स्वामी विवेकानंद जी की जो आपकी 12 जनवरी के संदर्भ में उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इसको मनाते हैं, ठीक है ना, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग। और इसके बाद जो है जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो गई है अभी, तो गिग वर्कर्स जो हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है कि सोशल सिक्योरिटी जो है नहीं मिलती है। मतलब सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या कि पेंशन हो गया, बीमा हो गया आपको, टीएडीए हो गया आपको, है ना, फैमिलीज को भी फैमिली पेंशन दी जाती है वहां पर अगर किसी की मतलब दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है। तो ये सब जो है सिक्योरिटी या सुरक्षा के प्रावधान जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते। वैसे गिग वर्कर्स हैं आपके, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हो गए या कुछ समय के लिए, मतलब परमानेंट उनका एम्प्लॉयमेंट वहां पर नहीं रहता, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर यहां पर संशय, उस पर क्वेश्चन मार्क रख रहा है ना, रखा जा रहा है, देखा जा रहा है। तो हम इसको देखेंगे, आपका 3rd पेपर में रख सकते हैं इसको आप, जीएस पेपर 3rd का पार्ट है। और इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, जीएस पेपर 3rd का पार्ट है। इसके इंपॉर्टेंट जो भी 2, 4, 5 पॉइंट है हमको याद होना चाहिए, ठीक है। और अपना स्टेट पीसीएस के हिसाब से जो हमारा स्टेट का डेटा है वो भी हमको लिख के रखना चाहिए। इसके बाद जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है मंत्रालय हमारा, उसने स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज स्टार्ट किया है। किस सेक्टर में? फिशरीज। अब क्या ये प्राइमरी सेक्टर नहीं है आपका? इसमें क्या बहुत सारे लोग इंडल्ज नहीं है? तो उनकी जो आय है उसको बढ़ाना, है ना, उसको बढ़ाना, उनको भी जो है विकास के, है ना, समावेशी विकास के संदर्भ में उनको क्या करना, इंक्लूड करना, ठीक है। तो ये सब इससे संदर्भित है, 3rd पेपर में रख सकते हैं, इसको भी देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट से संदर्भित डेटा आया कि लगातार जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और इसमें सिर्फ कोविड की ही जो है भूमिका नहीं है, उसके पहले से भी हमारे यहां लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। उसमें एक कैटलाइजर का काम कोविड-19 ने और कर दिया। तो लगातार चर्चा हो रही है कि आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है लगातार बढ़ रही है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन वो विकास समावेशी नहीं है, तो समृद्धि, आर्थिक जो आप देखते हैं ना, जीडीपी की बात करते हैं हम, ठीक, आर्थिक विकास एक चीज हो गई, आर्थिक समृद्धि एक चीज हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लगातार हमारे यहां अगर आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, तो भैया समस्या तो बनी हुई है। फिर उस विकास का मतलब ही क्या
है ना, वो खोखला हो जाएगा आपका। इसको देखेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर जो है लिखा गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका एक वेबिनार जो है उसका आयोजन किया यूजीसी ने, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद से सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, ठीक है ना। और वैसे भी साइबर सिक्योरिटी एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अब आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, हडूप हो गया, डेटा एनालिटिक्स, तो ये सब चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। तो साइबर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जाके थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी, है ना, वो जाके वहां से भी कनेक्ट होगा। तो ऐसे ही यहां पर उच्च शिक्षा संस्थान जो है उनको किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी पे जो है अवेयर किया जाए, क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे उनका एम्पावरमेंट किया जाए उस डायमेंशन में, उसके लिए आपका ये वेबिनार जो है आयोजित किया गया। देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है ये भी आपका, जीएस पेपर थर्ड मतलब इकोनॉमी वाला, ठीक है ना, उसी में जो है साइंस टेक वाला भी पार्ट है। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात करेंगे हम, पहला जो आर्टिकल है। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने सबको यहाँ पर क्या किया है, बधाई दी है ना, जो देश में भी रह रहे हैं लोग और जो विदेश में भी हमारे लोग रह रहे हैं उनको, ठीक है ना। तो 14 जनवरी 2022 को इसको मनाया जाता है, मकर संक्रांति बोला जाता है ना, ये अक्रॉस द कंट्री मनाया जाता है। पोंगल की बात करें हम, तो पोंगल आपका कहां मनाया जाता है बताइए, तो ये आपका तमिलनाडु सदर्न स्टेट से रिलेटेड है। भोगाली बिहू जो है वो असम में, और जो पौष पर्व है वो आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने बधाई दी। और ये सब कैसे त्योहार है हमारे, जो प्रकृति और कृषि से जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है। पहली चीज इंटीग्रल रिलेशनशिप है ना नेचर और एग्रीकल्चर में, ठीक है। बाकी सब बता रहे हैं कि कहां पर क्या मनाया जाता है, जो हमने चर्चा कर लिया है, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य बताएंगे हम, है ना। उद्देश्य देखेंगे तो सीधी बात है कि यहां पर मैंने अभी भी बताया आपको कि फसल उत्पादन अच्छा होता है, तो उसके लिए हम नेचर को, एनवायरमेंट को जो है वहां पर क्या करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं, या हम उनके प्रति जो है क्या, उनके प्रति थैंक्स, उस धन्यवाद को जो है वो वहां पर क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना, ऐसे फेस्टिवल्स को मना के। और वहां पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी हमने क्या कर रखा है, एम्बेडेड कर रखा है, मतलब पर्यावरण के संरक्षण, है ना, का जो विषय है उसको भी वहां पर संपृक्त कर रखा है। तो ये एक तरीके का पूरे कंट्री में अलग अलग नामों से अगर मनाया जाता है, तो आप ये समझिए कि क्या ये हमारे यहाँ, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ वो है, क्या बोलते हैं ना, मल्टीकल्चरलिज्म, या बोलते हैं हम कि बहुलवादी संस्कृति, विविधता में एकता, है ना। तो उसी चीज को क्या ये डिनोट नहीं करता, तो भारत में ये आपका विविधता का उदाहरण नहीं बल्कि विविधता में एकता का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद नेशनल यूथ डे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर 12 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है इसका उद्घाटन किया, कहां पर, पुडुचेरी में, ठीक। फैक्चुअल चीज हो गई। 25 है ये आपका, ठीक है। ये बर्थ एनिवर्सरी जो स्वामी विवेकानंद जी की है, उस दौरान जो आपका 12 जनवरी है, उस दिन हम इसको क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पर जो एसेज वगैरह लिखे गए थे, जिसमें 2 थीम थी आपकी, मेरे सपनों का भारत, और जो हमारे जो आपके गुमनाम नायक है ना, जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो गुमनाम नायक है, उन पर, उन विषयों पर, 2 विषय हो गए, उन पर संदर्भित आपके निबंधों का यहाँ पर अनावरण भी किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये निबंध जो है इन 2 विषयों पर लिखे गए, 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने लिखे, उनमें से इनको जो है सेलेक्ट किया गया, नॉर्मल सी चीज है। अब यहाँ पर जो थीम क्या थी इस बार की, तो इट्स ऑल इन द माइंड है। और इसमें जो की टीचिंग थी, विवेकानंद जी बोलते थे कि भैया राष्ट्र के निर्माण में, एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो यूथ की होती है। तो युवा जो आप हैं, है ना, जैसे युवा है, तो युवा की ऊर्जा को अगर सही दिशा में मोबिलाइज किया जाए तो पूरे देश को जो है वो उसका समावेशी विकास, है ना, अपेक्षित विकास किया जा सकता है। इसीलिए इस डे को जो है 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में घोषित किया गया 1984 को, है ना, 1984 में। और ये विवेकानंद जी ने पूरे जीवन में जो है आपकी हर चीज में उसको, उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है, युवाओं की भूमिका का, किसमें, देश के निर्माण में, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया एक टेक्नोलॉजी सेंटर का, हमने कल भी कवर किया था, एमएसएमई इंडस्ट्री के अंतर्गत, जो पुडुचेरी में एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने मंत्र भी दिया कि कंपीट करो, कॉन्कर करो, मतलब इन्वॉल्व हो और जीतो, ठीक है, जुट जाओ और जंग जीतो, ऐसा संदर्भित है यहाँ पर। प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, ये कंपटीशन का मतलब हेल्दी कंपटीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात किया जा रहा है, तो सीधी बात है, राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के युवाओं को, उनके मन को एक सही दिशा देना, ठीक है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी शक्ति को, है ना, क्या करना, मोबिलाइज करना और उनको एकजुट करना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का यही एम है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें सामाजिक जुड़ाव
और बौद्धिक और सांस्कृतिक एकता भी शामिल है यहां पर। उसके लिए ये आपकी बिगेस्ट एक्सरसाइज बोली जा रही है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट। ठीक है, सोशल कोहेजन और इंटेलेक्चुअल और कल्चरल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं ये आपके। ठीक है, और ये आपका क्या करेगा, विविधता में एकता को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, एक ऐसे सूत्र में हमको पिरोएगा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को मूर्त रूप प्रदान करेगा। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है आगे की ओर चलेंगे हम, और जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, जोमैटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जो सलिल जी थे, सलिल त्रिपाठी जी, तो उनकी अभी एक एक्सीडेंट में एक एसयूवी ने टक्कर मार दी उनको, तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके द्वारा जो है यहाँ पर ये चर्चाएं चालू हो गई कि भैया इनको किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी है, किस तरीके की सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करा रही है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का इशू है। अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या कोई आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो ऐसे कामों में इंडल्ज है, ऐसी इंडस्ट्री को रन कर रहा है, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को रन कर रहा है, तो उसमें जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनकी भी सामाजिक सुरक्षा का जो विषय है वो हमारी सरकार, हमारे देश का कर्तव्य है। उसी संदर्भ में यहाँ पर चर्चा चालू हुई कि भैया यहाँ फोकस करना है कि किस तरीके की बीमा योजनाएं जो है ऑफर की जा रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, है ना, उनके डिलीवरी पार्टनर्स के साथ। अब यहां पर गिग इकोनॉमी की बात की जा रही, गिग अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि जहां पर मैंने पहले ही बोला कि कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, जैसे उबर, ओला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया, स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, है ना, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया एक तरीके से। तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट इनके पास नहीं होता, यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज इनको बोला जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है कि अभी तक ऐसा कोई हमारे पास ऑफिशियल डेटा नहीं है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार ये बता रहे हैं कि 2019 में लगभग 21 लाख टोटल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। उनमें से जो 14 लाख जॉब्स है वो आपकी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत हुई। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में हुई, तो फूड और ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं ना कि अब हम लोग भी फूड अपन ऑर्डर करते हैं तो देख रहे हैं कि जोमैटो है, स्विगी है ना, तो वहां पर लगातार लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ता जा रहा है, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा तो मेन हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ पर इनिशिएटिव्स बताया जा रहा है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है। तो भैया बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए जो उनके डिलीवरी पार्टनर्स है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जो डिलीवरी करने वाले लोग हैं वो लगातार दिन भर जो है डिलीवरी करने जाते हैं, तो किसी व्हीकल से जाते हैं तो ड्राइव करते हैं टू व्हीलर्स को वहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर जो है बहुत सारे संस्थानों ने इस तरीके के प्रावधान भी बनाए, उसकी चर्चा आगे की गई है। ठीक है, और 2 साल पहले जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो उसके बाद इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक समावेशी और बनाने के लिए, अधिक समावेशी बनाने के लिए बड़े पैमाने पे लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए। उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर बताए जाएंगे आगे की ओर। ठीक है ना, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो कंपनीज है ना, जो भी डिलीवरी करने वाले आपके लोग हैं, उनके लिए इसेंशियल, जैसे इसेंशियल गुड्स जो है अगर उनको डिलीवर करना है, आप एग्जांपल देखिए कि जियो मार्ट अगर घर में आपको राशन पहुंचा रहा है तो उसके लिए, जैसे कोविड-19 था तो मैक्सिमम लोग वो प्रेफर करेंगे, लेकिन वो लोग जो बाहर हैं वो तो रिस्क में है ना, तो उनके रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे हम, है ना, विषय वो है यहां पर। ठीक है, और लगातार जो है इन लोगों की जो है वहां पर मांग बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग गिग इकोनॉमी में शामिल होते जा रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने नई नई जो है इंश्योरेंस की पॉलिसीज लाई हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को कवर कर रही है। उसमें एग्जांपल बता रहे हैं कि जोमैटो ने जो है यहां पर एक्सीडेंटल डेथ कवर 10 लाख रुपए दिया। ठीक है ना, और किसी भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को जिसने लास्ट 14 दिन में अगर एक भी ऑर्डर डिलीवर किया है तो वो इसके अंतर्गत ये बेनिफिट को क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। इसके बाद स्विगी भी जो है, जो उसके पीडीपीज लिखा है, पिकअप और डिलीवरी पार्टनर, और उनकी फैमिलीज दोनों को मेडिकल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस देता है लगभग 6 लाख रुपए का। फ्लिपकार्ट ने भी जो है अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी उनके वर्कर्स हैं उनको 2020 में 3 लाख रुपए का जीवन बीमा की बात करें, किसकी, जीवन बीमा, टर्म लाइफ कवर दिया गया 3 लाख रुपए का। ठीक है ना, अब ये 3 लाख सिर्फ उस व्यक्ति को दे दिए तो उस पर जो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ब्रेड विनर है तो उस पर उसकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो क्या उनकी जो फैमिली है जो उन पर आश्रित है, क्या उनको किसी तरीके की पेंशन की सुविधा है, नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब में आप देखिए क्या ऐसा होता है, वहां पर जो है सारी सुविधाएं होती है कि अगर किसी की मृत्यु होगी तो जो उन पर आश्रित व्यक्ति है उनको भी वहां पर क्या मिलेगी, पेंशन वगैरह की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, अब यहां पर प्रॉब्लम्स क्या है गिग वर्कर्स के साथ, तो ठीक है लो वेजेस है पहली चीज, दूसरी चीज पुअर वर्किंग कंडीशंस है
है ना, जो वर्किंग आवर्स है प्रतिदिन के हिसाब से वो भी ज्यादा है ना, लेबर यूनियंस वगैरह नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है तो कहां से आएंगे यूनियंस वगैरह, ठीक है ना, और बार्गेनिंग पावर इनकी कम होती है, बिल्कुल ठीक बात है, और सोशल सिक्योरिटी जो नेट है वो जो है आपकी सामाजिक सुरक्षा तंत्र का यहाँ पर अभाव है, अपेक्षित रूप से वो नहीं है आपका। नॉर्मल से पॉइंट से, ये कोई नए पॉइंट नहीं, हम लोगों को सारी चीजें पता होती है, केवल शब्दों में लिखना होता है कुछ डेटा को लेके, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपका पूरा का पूरा डोमेन। औद्योगिक संबंध आप देखते होंगे, औद्योगिक विवाद देखते होंगे, सोशल सिक्योरिटी, ये पेपर 3 का पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहां पर क्या सुधार करने के लिए इंपॉर्टेंट जो रणनीतियां हैं, है ना, वो किस तरीके से यहां पर अपनाई जाए, क्या किया जाए, तो बताया जा रहा है यहां पर कि सबसे पहले तो यहां पर कन्वर्जेंस देखा जाना चाहिए, किसके बीच में, गवर्नमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच में। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। अब आपने देखा कि रेहड़ी पट्टी वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहां पर कार्यरत हैं, पहली चीज तो कोविड-19 में उनको जो है राहत देने के लिए ये जो है पीएम जो है आपकी स्वनिधि योजना है, इसको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा तो बोला गया था कि भैया उनके पास जो है कैपिटल ही नहीं बची थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो उनको वापस से कैपिटल देके ताकि वो अपना बिजनेस वापस से रन कर सके, तो 10,000 रुपए तक का बैंक ऋण उनको इस योजना के अंतर्गत दिया गया था, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने बिजनेस को रन कर सके, क्योंकि उन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही पड़ता है, ठीक है ना। तो वो यहां पर बताया जा रहा है उसके लिए, तो ये एक एग्जांपल है ना, हमको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर एग्जांपल है कि जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है आपका स्विगी, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसके साथ, इन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, जो स्ट्रीट वेंडर्स है। अब स्ट्रीट वेंडर्स की एक्सेसिबिलिटी नहीं है बहुत बड़े मास में, अगर वो आसपास के लोगों तक ही जो है, जो उसके ठेले पे आएगा वही तो खा पाएगा। तो भैया उसने, स्विगी ने क्या किया, उसके साथ क्या किया, एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भैया आपकी भी चीजें जो है हम अपने माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने के अवसर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ग्रेटर मार्केट जो है अपॉर्चुनिटीज वो अवेल कर पाएंगे, ठीक है। ये यहां पर इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसके द्वारा क्या होगा, उनको मार्केटिंग के ज्यादा अवसर वगैरह प्राप्त होंगे। तो इसी तरीके से सरकारी योजनाओं को और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनके कन्वर्जेंस की जरूरत है, ताकि गिग इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको रोजगार के बेहतर अवसर हो, मार्केटिंग की बेटर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो क्या कर सके, वहां पर अवेल कर सके। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अगर कोई भी मान लीजिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अब वो अगर सरकार उसको सपोर्ट करती है, अगर वो कोई फेवर चाहती है ना, फेवरेबल अगर गवर्नमेंट सपोर्ट उसको देती है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इंसेंटिव, टैक्स इंसेंटिव या फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, तो ऐसी क्षेत्र में फिर लोग ज्यादा इंडल्ज होते हैं, है ना। तो वहां पर वो बता दे, कंपल्शन डाल दे कि भैया आप ना एक अपना यहां पर जो है मुख्य मुख्य चीजों का आउटलाइन बना के हमको बताइए कि अगर आप गिग वर्कर्स को रखेंगे तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होंगी, जो उनके वेज की पेमेंट की जो कंडीशंस है, उनकी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो डायमेंशंस है, वो आप कैसे अपनाओगे। अगर वो अप टू द मार्क होगा तभी हम आपको यहां पर इस तरीके के क्या देंगे, प्रोत्साहन देंगे। नॉर्मल सी चीज है ना, वही चीज यहां पर बताया गया। और इसके लिए जो है उनको बाध्य भी किया जा सकता है कि भैया कितने घंटे काम कराओगे, है ना, एक सिंगल डे में, वर्किंग कंडीशंस क्या रहेगी, सोशल सिक्योरिटी क्या, वही क्वेश्चंस है ना, नॉर्मल सी चीज यहां पर बताई जा रही है। इससे क्या होगा कि जो भी गिग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं लोग, उनके जो क्या होगा, वर्किंग कंडीशंस भी बेहतर होंगी। क्या ये कोई आपका डीपीएसपी का आर्टिकल है क्या इससे रिलेटेड, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, है ना। इस तरीके से हमको कनेक्ट भी करना है हर जगह से, और वो लिखना भी होता है हमको मेंस के आंसर राइटिंग में, अपने आंसर में आना चाहिए ऐसी चीजें। अब यहाँ पर जो सोशल प्रोटेक्शन है, जिसमें जीवन बीमा भी है ना, लाइफ कवर भी होता है, और सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए। बोल रहा है कि जो कवर है, लाइफ का जो कवर है ना, सोशल प्रोटेक्शन के अंतर्गत उसको मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए। किसके अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत। नॉर्मल सी चीज है। यहां पर जो है सबसे बड़ी बात जो बताया जा रहा है कि इस पर यह बल दिया जाता है कि सरकार केवल जीवन बीमा की ओर ही केवल ध्यान ना दे, बल्कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो सोशल सिक्योरिटी है उसको भी एक्सटेंड करना चाहिए यहां पर, ठीक है ना। तो दुर्घटना जो है बीमा की ही नहीं है कि केवल जो दुर्घटना जो हुई है वो बीमा से ही उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं, वहां पर इनकम सिक्योरिटी की भी बात आती है, क्योंकि उन पर भी डिपेंडेंट तो लोग होते हैं, है ना। तो ब्रॉडर करने की आवश्यकता है सोशल प्रोटेक्शन को, ठीक है।
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये क्रूएल रिमाइंडर्स हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो इससे सोशल सिक्योरिटी जो कोड है उसको वर्तमान जो मानक है, जो मूल्य है, जो आवश्यकताएं हैं, उस हिसाब से वहां पर संशोधन की आवश्यकता है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है। वहां पर सोशल प्रोटेक्शन दिया जाए और कन्वेंशनल सेक्टर से हटके नए भी जो सेक्टर्स आए हैं उनमें, और सभी प्रकार के जो भी कर्मचारी वहां पर कार्यरत है उसके अंतर्गत गिग वर्कर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 की। तो ये हर 2 सालों में इसको लाया जाता है, आप लोगों को पता होगा 2019 के बाद अब ये 2021 है, ठीक। तो ये जो है आपकी 17th एडिशन है, 1987 से इसको स्टार्ट किया गया था। तो और इसको कौन करेगा आपका, तो एफएसआई इसको क्या करता है, पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो हमारे मंत्री हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो है इसको जारी किया है, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब यहां पर जो है क्या बताया गया होगा कि भैया भारत में जो आपका फॉरेस्ट कवर है कितना है, ट्री कवर कितना है, मैंग्रोव कवर कितना है, ग्रोइंग स्टॉक कितना है, कार्बन स्टॉक कितना है ना, किस तरीके से फॉरेस्ट जो फायर वगैरह आप लोग देखते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है, टाइगर रिजर्व एरियाज जो है उसके अंतर्गत फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये इन सब का जो है आपका एस्टिमेट यहां पर बताया जाता है। और ये डेटा जो है क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट जो है वो कहां पर है इंडियन फॉरेस्ट में, तो ये सारे डायमेंशंस को देखा जाता है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये मेजर फाइंडिंग्स हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट हो गया कि देश का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, तो भैया 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, परसेंटेज में 24.62 है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर कंपेयर करें 2019 से, तो ये जो असेसमेंट किया गया तो यहां पर इंक्रीमेंट देखा गया 2261 स्क्वायर किलोमीटर का, 2261 टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंतर्गत पूरी कंट्री के लिए बात करें। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि भैया फॉरेस्ट कवर जो है 1540 स्क्वायर किलोमीटर और 721 ट्री कवर जो है बढ़ा है। इतना नहीं याद करना है हमको, फिर भी देख जाइएगा। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो कहां पर हुई है, तो ओपन फॉरेस्ट में हुई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद दूसरे मतलब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां, ओपन फॉरेस्ट में, और उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर में जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो आपके सघन वन में, जो बहुत ज्यादा सघन मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट है। इसमें जो अगर जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट कवर में, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आंध्रा है, दूसरे में तेलंगाना है, तीसरे में उड़ीसा है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र है। अगर परसेंटेज बेसिस पे देखें कि भैया कोई राज्य का अगर ज्योग्राफिकल एरिया जितना है उसके कंपैरिजन में अगर परसेंटेज वाइज देखें कि सबसे ज्यादा जो आपका फॉरेस्ट कवर कहां है, तो सबसे पहले मिजोरम में परसेंटेज वाइज है 84.53, अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, सब नॉर्थ ईस्ट के ही है ना, आप ध्यान से देख जाइएगा इसको। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि 17 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 33% से ज्यादा जो है ज्योग्राफिकल एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर। उसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो 5 स्टेट्स हैं, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है आपका, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, यहां 75% से भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना, मतलब 75% से ज्यादा यहां पर बता रहे कि है, ठीक है। जबकि यहां पर बता रहे हैं कि जो 12 राज्य और हैं, ये नाम लिखे गए आप लोग देख लीजिएगा, तो इसमें 33 से 75% के बीच में है। इतना नहीं याद करना हमको, एक लाइन में ये लिख लीजिएगा आप, है ना। नॉर्मल सी चीज यहां पर आगे बताई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव कवर जो है इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया, बहुत नॉर्मल सा यहां पर बता रहे 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है बढ़ा है, और अब जो हो गया ये 4992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो प्रीवियस असेसमेंट से हमेशा जैसे पुरानी रिपोर्ट आई तो उसको कंपेयर करके देखते हैं हम लोग, तो 2019 से 17 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है तो इसमें मैंग्रोव कवर जो इंक्रीज हुआ है, तो उसमें टॉप 3 स्टेट्स, पहले में उड़ीसा है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक है। कार्बन स्टॉक की बात करें तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट में जो कंट्री का जो कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट में एस्टिमेटेड जो है 7204 मिलियन टन है। ये इसमें भी इंक्रीमेंट देखा गया 79.4 मिलियन टन का, ठीक है ना। इसको भी फिर एसेस किया हमने 2019 से ही, और एनुअल इंक्रीमेंट बता रहे हैं इसमें कार्बन स्टॉक में 39.7 मिलियन टन, ठीक है ना। बिल्कुल फैक्चुअल चीज है ये आपकी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, इसमें जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है उसने लॉन्च किया फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। अब देखिए स्टार्टअप किसी भी जगह ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं हम, नए इनोवेटिव सॉल्यूशन लाने के लिए, उससे क्वालिटेटिव हम जो है वहां पर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, गुणवत्ता में काम कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये अभी जो है इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है कि प्रोवाइड करना एक प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप्स, जो नए लोग जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके इस सेक्टर में आना चाह रहे हैं, फिशरीज और एक्वा कल्चर सेक्टर में, ठीक है ना।
ठीक बात है, उनको मोबिलाइज करना है। अब ये क्या कहीं ना कहीं जाके आपके आत्मनिर्भर भारत से नहीं जुड़ेगा, बताइए जरा। तो अब यहां पर जो है कैपिटलाइज करना है यंग टैलेंट को, ठीक है ना, जो आपके नोबल सॉल्यूशंस को लाएंगे और अप्लाई करेंगे फिशरीज के सेक्टर में। तो आपको पता है कि पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान होता है, कोल्ड स्टोरेज की कमी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो बहुत सारा लॉसेज हो जाता है लोगों को वहां पर। फिर मीना कुमार कमेटी की रिकमेंडेशन पता होगा आप लोगों को कि डीप ट्रॉलिंग फिशिंग की वहां पर चर्चा की गई थी। बताइए जरा मीना कुमार कमेटी जो है क्यों बनाई गई थी, उनकी क्या इंपॉर्टेंट जो है रिकमेंडेशंस थी, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्यों ऐसा किया जा रहा है, ताकि व्यावसायिक जो है आपका व्यावसायिक समाधान मिले, मतलब जो बिजनेस सॉल्यूशन है वो स्केलेबल हो, स्केलेबल इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ताकि जो इसके अंतर्गत आपके संलग्न लोग हैं, फिशरमैन है या फिश फार्मर्स है, तो वो उनका जो बेनिफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। क्या ये प्राइमरी सेक्टर में नहीं आएगा, प्राइमरी सेक्टर से ही तो रिलेटेड है आपका। तो टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू यहां पर उनको प्रोवाइड करना है, ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके और एफिशिएंसी बढ़ा सके। फिशरीज की वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं ना। अब यहां पर रिड्यूस किया जा सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, है ना, 25% से 10%, ये बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। इसके बाद यहां पर डेवलप किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को बताया जाए, है ना, वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जा सकता है ना, और वेस्ट को कैसे मिनिमम किया जा सकता है पूरी वैल्यू चेन के अंतर्गत, ठीक, नॉर्मल सी चीजें हैं। और यहाँ पर सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिसके अंतर्गत रिड्यूस या स्टॉप करना है, जैसे सॉइल इरोजन हो जाता है, सिल्टेशन हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमको इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस को भी वहां पर एम्बेडेड करना है, कोस्टल फिशर्स के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर बोल रहे हैं कि बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम इनको, ठीक है ना। और उससे क्या होगा कि जो ये फिश और फिश प्रोडक्ट्स हैं, जो इनको यूज करते हैं लोग, जो कंज्यूम करते हैं, जो भी पॉपुलेशन हमारे यहाँ कंट्री में, तो उनके लिए इजी एक्सेसिबल हो ये प्रोडक्ट, एक्सेप्टेबल भी हो उनके द्वारा, है ना। तो एक्सेसिबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो वो आपका, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे सेक्टर को जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पूरे सेक्टर को कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम डेवलप करके वहां पर जो लोग संलग्न हैं उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। फिर अगर हमारे यहाँ अच्छी उपलब्धता होगी तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीजों से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, सीधी बात है, और जो भी आपके फिश फार्मर्स हैं, ताकि वो आपके उचित जो है आय वहां से क्या कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है। ये जो सेक्टर है आपका, आप समझिए, मैंने कल भी बात की थी, काफी बार बोलता हूं मैं कि लेबर इंटेंसिव जैसे एक सेक्टर होता है, इंडस्ट्री होती है, और एक आपका कैपिटल इंटेंसिव। तो ये कैसी है, लेबर इंटेंसिव है। इसको भी पावरफुल इंजन माना जा रहा है, जो आपके रोजगार को उपलब्ध कराएगा, ठीक। तो यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग जो है आपका 14.5 मिलियन पीपल्स जो है ना, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, और 2.8 करोड़ मतलब 28 मिलियन जो फिशर्स हैं, आपके फिशरमैन हैं, उनके सस्टेन मतलब लिवलीहुड के लिए आपका ये आपका सेक्टर जो है जिम्मेदार है। देख रहे हैं आप, इतने सारे लोग यहां पर संलग्न हैं। तो मैक्रो लेवल पे अगर देखें, वृहद स्तर पर, तो ये जो है इंक्लूसिव ग्रोथ से कहीं ना कहीं जो है आपका क्या होगा, जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जितने भी आपके अंशधारक हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन और क्यूमुलेटिव जो है एफर्ट्स चाहिए। और इसका एम क्या है, मेन एम क्या है, तो भैया जो हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत है, उस उद्देश्य को भी ये क्या करेगा, मूर्त रूप प्रदान करेगा, और राष्ट्र का निर्माण भी हो सकेगा, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो लगातार है, यहाँ पर बोला जा रहा, चर्चा की जा रही कि हमारे देश में जो आर्थिक वृद्धि की बात की जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के डेटा पे कोई हाईलाइट नहीं किया जा रहा, जबकि लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 2017-18 में 4.7% थी, और अब बढ़ के 2021 में 7.9 हो गई है वो। इससे क्या पता चलता है कि भैया तब तो कोविड नहीं था, अब तो कोविड का एक बढ़िया अच्छा खासा मतलब हमको रीजन मिल गया है ना, ठीक है। तो आगे की ओर देखेंगे, डेटा आप अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब ये करंट सिचुएशन बता रहे हैं। तो अर्बन एरियाज की बात करें तो यहां पर शहरी इलाकों में जो बेरोजगारी बढ़ गई है अभी, तो 8.09 से बढ़ के 9.30 हो गई है, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ी है, तो ये 5.81 से बढ़ के 7.28% हो गई है, ठीक। तो स्पष्ट रूप से देखें अगर हम, तो बेरोजगारी दर जो है आपकी, वो आपकी शहरी इलाकों में बढ़ी है, कहीं ज्यादा बढ़ी एज कंपेयर टू ग्रामीण। क्यों 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 ऐसा हुआ, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में लोग जॉब कर रहे थे, कोविड के कारण उनका रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वो वापस अपने क्षेत्र में पहुंच गए, ठीक है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात करें, है ना, 19-20 और दिसंबर 2021 के बीच, तो लगभग 9.5 मिलियन लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, ठीक है। 9.8 मिलियन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर देखा जाए एग्रीकल्चरल जॉब्स की बात किया जाए, है ना, तो उसमें जो है बढ़ोतरी देखी गई है ना, तो 7.4 जो मिलियन नए रोजगार के अवसर हैं वो वहां पर सृजित हुए। कारण क्या है कि लोग जो है अपने कहां पर गांव में वापस लौट के गए, किससे, जो शहरों में आए थे आपके रोजगार को प्राप्त करने, रोजगार वहां पर कोई काम कर रहे थे, तो जब कोविड हुआ तो भैया अपने घर पहुंच गए। तो वो रूरलाइजेशन का कंसेप्ट बता रहे हैं कि ग्रामीकरण हुआ उससे ज्यादा। ठीक है। अब यहां पर जो है आपका क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी जो है आपकी स्टेट में है, तो जो परसेंटेज है आपका सैलरीड पीपल का वो भी कहीं ना कहीं ड्रॉप हुआ है, तो 21.2% हो गया वो, है ना, 21.2% से घट के 19% हो गया। सीधी बात है। अब जैसे डिमांड कम हो जाएगी, लगातार डिमांड कम अगर होगी तो लोग क्या करेंगे, हमारे यहाँ जो भी आपके, अब उसको अगर प्रॉफिट में रहना ऑर्गेनाइजेशन को, तो सबसे पहले छटनी करते हैं वो लोगों की। ठीक है ना, तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि कई सारे जो आपके सैलरीड पीपल थे उन्होंने, उनकी भी जॉब छूटी। 9.5 मिलियन की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना, वो या तो छूट गई उनकी नौकरी, वो बेरोजगार हो गए, या तो फिर वो अनौपचारिक जो है इनफॉर्मल सेक्टर के क्या हो गए, अंग बन गए। ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर भी जो है श्रंक हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है ना, तो सीधी बात है वो तो होगा ही ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर सेम पीरियड में जो डिक्रीमेंट देखा गया, डिक्रीज देखा गया, तो 408.9 मिलियन पीपल से 406 मिलियन हो गए, है ना यहां पर। ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जो संलग्न लोग थे औपचारिक क्षेत्र के दायरे में, तो वो भी कम हो रहे हैं आपके फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है ना, और जो 10 मिलियन भारतीय युवा नौकरी के क्षेत्र में, मतलब जो युवा थे जो नौकरी करने के लिए उपयुक्त थे, तो वो भी जो है वहां पर नौकरी प्राप्त नहीं कर सके। तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं उसको भी हम मोबिलाइज नहीं कर पाए हैं। नॉर्मल सी चीज है, यहाँ पर डेटा लेना हमको। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी हमारे यहाँ जो है वो बहुत कम है, 46% है, जबकि ब्राजील में 59 है, चाइना में 67 है, 66 इंडोनेशिया में और मलेशिया में 64% है। ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसके अनुसार भी बोला जा रहा है कि जो 2021 में जो आपका बेरोजगारी दर है, सबसे ज्यादा हरियाणा में है और सबसे कम जो है बिहार में है। ठीक। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो उसके संदर्भ में जो डेटा है आपका, वो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एनएसएसओ ने 2019 के संदर्भ में ये बताया है कि जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट है लास्ट 45 ईयर में। यही तो डेटा देता है, ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ये पर्टिकुलरली जो है वो सबसे ज्यादा कहां है, तो इंडियंस यूथ में। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो वो बेरोजगार है। मतलब मैक्सिमम जो ग्रेजुएट लोग हैं 20 से 24 साल की एज के बीच में है ना, 34% उनको वो अकाउंट करते हैं उसको। तो बोला जा रहा है कि ये आपके जो एज ग्रुप है इनकी, ये आपके क्या है, जॉबलेस है ना, तो ये भी लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो जितने ज्यादा शिक्षित हैं उनको जो है उतना ही रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो बोला जा रहा है 20 से 24 वर्ष के जो आपके ग्रेजुएट हैं जो अनएम्प्लॉयड है 63.4% है। बहुत बड़ा डेटा है, ये भयावह डेटा है। ठीक है ना। अब जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो सरकार के प्रति जो है उनका असंतोष होता है। फिर उसी तरीके से लोग जो है, जो बाहर की जो शक्तियां हैं जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, है ना, जो करना चाहते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, तो वैसे फिर क्राइम में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोगों के जीवन की आवश्यकता होती है ना, तो उसको पूरा करने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जाके पूरे सिस्टम के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए ऋणात्मक प्रभाव डाल सकती है। ठीक। जेंडर वेरिएशन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है भैया वुमेन्स में हायर है देन मैन। ये सबसे बड़ा अपने लिए पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एरियाज में, अर्बन में भी रूरल एरियाज में भी। ठीक है। एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 14.28% है। ठीक है, मैन के लिए, और ये आपका 7.88% है ना। देखिए बेरोजगारी दर जो है महिलाओं के लिए कितनी है, 14.28%, और जबकि 7.88% जो है पुरुषों के लिए। क्या है कि ज्यादा किसके लिए, वुमेन्स के लिए। ठीक है ना। औसत बेरोजगारी की बात करें, ये डेटा याद नहीं कर रहा, लगभग डबल में है ये आपका, ऐसा याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है कंक्लूड करने के लिए, कहीं पे तर्क देने के लिए, जहां पर हम एनालिसिस कर रहे होंगे। आंसर राइटिंग में हम एनालिसिस करते हैं तो हमको फैक्ट्स देना होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर किसी भी जगह के हमको मिलते हैं तो हम उसको अपने पास रखते हैं। ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अर्बन एरियाज की बात करें अगर, तो जो वुमेन्स चाहती भी है कि उनको रोजगार मिले, तो उनमें से जो रोजगार की इच्छा रखने वाली महिलाएं हैं उसमें से 92.1% लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। यही संख्या ग्रामीण महिलाओं में भी 54.8% है। और वैसे भी आप देखेंगे कि जो प्रपोर्शन है आपका एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयड जो आपकी वुमेन है और उनकी वेजेस जो है उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे आप, तो वो बहुत कम है, उनका वेतन भी कम होता है। ठीक है ना।
अधिकतम महिलाओं की जो स्कूल और कॉलेज में उपस्थिति के बावजूद भी उनके वेतन कम होगा। ये मैंने एक दिन और भी एग्जांपल दिया था कि आप हीरो हीरोइन में देख लीजिए ना, कि हीरो मेल होगा उसकी जो है उसकी पेमेंट ज्यादा होगी। तो उतने बड़े स्तर पे अगर डिस्पैरिटी है तो नीचे के लेवल्स में तो होगी ही, ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है। अब रीजन यहां पर बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो महिलाएं हैं वो आपकी किसमें संदर्भित, कृषि से। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो पुरुष लोग हैं वो निकल गए कहां, शहरों में, क्योंकि वहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक। तो यहां पर ज्यादा महिलाएं कृषि संबंधी क्षेत्रों में कार्यरत है और यहां पर भी मैकेनाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर का, तो इसके कारण महिलाओं की संख्या में कमी हुई है, ठीक है। अब यहां पर जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो लेबर इंटेंसिव नहीं है, ठीक। तो ये और डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो वहां पर क्रिएट करता है कि जो भी अगर मान लीजिए कृषि क्षेत्र से विस्थापित जो आपकी महिलाएं हैं तो उनको कोई अवसर तो मिले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेकिन वो भी आपका क्या है, लेबर इंटेंसिव नहीं है, तो वहां से भी वो जो है रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रही हैं और उनकी क्षतिपूर्ति जो है कंपनसेट करना उसको टफ हो गया। इसके बाद आगे की ओर बताया जा रहा है कि वुमेन्स का जो मेन रोल है, तो अब डोमेस्टिफिकेशन ऑफ जो आप वुमेन्स का देखते हैं कि डोमेस्टिक जो लेबर है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का देखा जाता है लगातार। तो ये सबसे बड़ा काम है, मतलब सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती। इसी में जो है एंजेला मार्केल का स्टेटमेंट भी है। तो उन्होंने बोला कि घरेलू कामकाज का सारा स्वामित्व तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं को दे देते और श्रम बल में निम्न भागीदारी का ये सबसे मेन रीजन है। दूसरा हमारे यहाँ कल्चरल नॉर्म्स, जिसको हम ग्लास सीलिंग वगैरह से भी कनेक्ट करते हैं। पैट्रियार्की के बारे में मैंने एक दिन बताया था, ये बहुत बड़ा वर्ड है, हम एक वर्ड लिख देते हैं ना तो सारे डायमेंशन खत्म हो जाते हैं, है ना। किसी को याद हो तो बताइएगा, जो रेगुलर आप लोग देख रहे हैं सीरीज की, मैंने पैट्रियार्की को कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। अब पितृसत्तात्मकता, ये सिर्फ एक वर्ड है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि युवा महिलाएं रोजगार के लिए तब तक प्रयास नहीं करती जब तक उनके भाई को जॉब नहीं मिल जाती। तो ये किस तरीके का स्टीरियोटाइपिंग है, ठीक है ना। अब ये यहां पर बताया जा रहा है कि लो इन्वेस्टमेंट रेट भी है 2011 से, जो हमारे यहाँ निवेश की दर है लगातार गिरी है। 2011 में 34.3% से गिर के 2020 में 27% आ गई। इसकी मतलब क्या, इसका मेन रीजन क्या है, वीक डिमांड, डिमांड ही कम हो गई है। अब जब डिमांड कम हो गई तो नए इंडस्ट्री नहीं बनाए जाएंगे, जो स्थापित आपकी इंडस्ट्रीज है वो भी छटनी वगैरह करेंगे, तो नए रोजगार कहां से सृजन होगा उसका। इसलिए भी तो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और ये आपका विस्कस साइकिल है बेरोजगारी का, जो आपका क्या करता है, अब बेरोजगारी होगी तो आपके पास पैसों की कमी होगी, ठीक है, तो आप अच्छी जगह रह नहीं पाएंगे, तो सैनिटाइजेशन की समस्या, फिर वहां से हेल्थ कॉन्शियस, है ना, हेल्थ की प्रॉब्लम्स वहां से क्या होंगी, रेज होंगी, ऊपर से कोविड-19 चल ही रहा है, ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। तो इस तरीके से बेरोजगारी और गरीबी का पूरा दुष्चक्र है ये आपका, ठीक है। उस पर डिस्पैरिटी लगातार बढ़ रही है और जो भी हमारा मिडिल क्लास है उसकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है। कंजम्पशन कम होगा तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को लॉस ही होगा, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है, तो भैया निवेश में जब आप बढ़ोतरी करेंगे वो भी किस तरीके का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आप बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर बढ़ेगा। उसके बाद जो आपके इंटरनेशनल ट्रीटी है या रीजनल हमारी ट्रीटी है, जैसे यहां पर ये कोट कर रहे हैं कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है आसियान +6 के साथ, तो वहां पर भारत को जो है ध्यान देना चाहिए और उसको मोबिलाइज करना चाहिए, है ना, और उसका लाभ हमको अर्जित करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ व्यापार वगैरह को बढ़ावा मिले। क्यों? क्योंकि एशिया एक ऐसा रीजन है जिसको बोला जा रहा है कि इस समय कंटेम्पररी टाइम पे जो आपका समय चल रहा है वर्तमान में, कि सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला क्षेत्र पूरे विश्व में यही रहेगा, ठीक। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो सब्सिडी वगैरह हमारे यहाँ जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है ना, जो हमेशा देखी जाती है चुनाव के टाइम पे, इसको खत्म करना चाहिए सबसे पहले तो रिड्यूस करना चाहिए, सब्सिडी की मात्रा बढ़ा मतलब क्या करना चाहिए, उसको घटाना चाहिए और उसको रैशनल करना चाहिए। और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट मनी बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट करिए, है ना, तो उससे बताइए, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, है ना, रोड कनेक्टिविटी, लेबर इंटेंसिव जो आपके इंडस्ट्री में उनको लगाइए, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया आपका, है ना, तो उस तरीके की चीजों को लगाइए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जब आपको रोजगार मिलेगा, आपके पास पैसा होगा, तभी तो आप उसको खर्च करेंगे, तो वो पूरी तरीके से इकोनॉमी के साइकिल को हम रोटेट कर पाएंगे वहां पर। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो लेबर है उसको स्टेट लिस्ट में लाना चाहिए ताकि राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता मिले और फिर फेडरलिज्म को भी बढ़ावा मिले, नॉर्मल सी चीज है। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वगैरह को भी यहां पर क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। अब यहां पर बताया जा रहा है कि क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है मान लीजिए कि जो व्यक्ति के पास जो स्किल है उसके हिसाब से उसको जॉब मिलनी चाहिए। अब ये इंजीनियरिंग हम ठीक बन गए, एमबीए मतलब कोई जॉब मिली तो हम सेल्स की जॉब कर रहे हैं, तो क्या जो आपने जो भी अध्ययन किया, जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया, क्या उसी पर आपको वहां पर जॉब मिली है? ये सबसे बड़ी एम्बिगिटी है हमारे इंडिया में, ठीक है ना, ये मेन टॉपिक है अपना
ठीक। अब यहां पर बोला जा रहा है कि रोजगार के अवसरों में गुणवत्ता क्वालिटी एस्पेक्ट में भी सुधार होना चाहिए, ताकि जो कौशल है लोगों के पास और उनके साथ शिक्षा जो है उनको सिंक्रोनाइज किया जाए, उनमें जो है समानता स्थापित की जा सके। ठीक। और मनरेगा की तर्ज पे बोल रहे हैं कि शहरी इलाकों में भी भैया इस तरीके का जो है आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है एक आप लाके यहां पर क्या करिए, उसको जो है रन करिए इस तरीके के प्रोग्राम को, क्योंकि कोविड-19 के कारण यहां पर ये समस्या जो है शहरी बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। ठीक है। अब यहां पर बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले किसको, यूथ को। ठीक। और लेबर इंटेंसिव सेक्टर को, जो आपके इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ाइए, उनकी स्थापना करिए। फूड प्रोसेसिंग, अब इसको सनराइज सेक्टर बोला जा रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया है ना, तो इसको देख जाइएगा। अब ये बहुत ही ज्यादा किस तरीके का, ये क्रिटिकल स्टेज पे है हमारे यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो जाए कहीं, है ना, तो इस तरीके के हमको इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। सीरियस क्वेश्चन है, और ये जो है आपकी इकोनॉमिक जो रिकवरी होती है उसकी क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। ठीक है। और अभी थर्ड वेव फिर से आने की आ ही गया है ना, तो लगभग आप देख रहे हैं कि रोज केसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे बेरोजगारी की समस्या और भी गंभीर होती जाएगी, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, तो यूजीसी ने यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी पे जो आपके उच्च शिक्षा संस्थान है उनके सशक्तिकरण के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, है ना, 75 वीक लॉन्ग कैंपेन है ये। तो इसी दौरान यूजीसी ने ये घोषणा की कि भैया जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पावर्ड करना है साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में, तो इसलिए जो है वहां पर क्या किया गया, ये वेबिनार का आयोजन किया गया। इससे साइबर सिक्योरिटी को मोर एक्सेसिबल, अवेलेबल और एडेप्टेबल बनाना है, किसके लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। अब ये क्यों नीडेड है भैया, तो नीडेड इसलिए है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लगातार डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है आईटी सेक्टर में, है ना, पोस्ट पैंडेमिक तो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि सारे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो आपके साइबर स्पेस में एंट्री कर चुके हैं, तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं हमारे यहाँ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए साइबर से रिलेटेड एस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इस संदर्भ में कैसे हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दों को हल करें, किस तरीके से साइबर जो है स्वच्छता को कायम रखे, साइबर हाइजीन को कैसे मैनेज करें, प्रबंधन करें, तो वो सब क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। और ये आपका साइबर क्राइम जो है आपका सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी के लिए भी थ्रेट है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए पहले ही बताया मैंने। तो यहां पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में यहां पर बताया जा रहा है कि साइबर सुरक्षित भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसका एम क्या है, तो भैया लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना, उनको एजुकेट करना किस डोमेन में, साइबर सिक्योरिटी के। इसी के लिए आपका I4C सुनते होंगे आप लोग, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंपॉर्टेंट चीजें, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। इसका एम क्या था, प्रिवेंट करना है साइबर क्राइम्स को, नॉर्मल सी चीजें। बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए, हेल्पलाइन नंबर्स भी बनाए गए, है ना, उनकी अरेंजमेंट की गई है ताकि लोग वहां से अवेयर हो सके, मदद ले सके। ठीक है ना। और इसके अलावा अक्टूबर 2021 से लगातार हर मंथ जो है साइबर जो आपका जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो वेबिनार है इसमें क्या डिस्कस किया गया होगा, तो सीधी बात है वही आपके इश्यूज हैं, साइबर सिक्योरिटी किस तरीके से जो है किन मुद्दों को प्रायोरिटाइज किया जाए, किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाए, क्या आवश्यकताएं हैं उनको जो है एज सुन एज पॉसिबल हमको वहां पर क्या करना, उनका समाधान करना है। तो इन सब चीजों को वहां पर साइबर सुरक्षा और उसके प्रभाव, इन सब की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। और जो आपके उच्च शिक्षण संस्थान है वो उनको एम्पावर्ड किया जाएगा किस डोमेन में, साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है। और वो जागरूक भी बनेंगे और संवेदनशील भी बनेंगे इस संदर्भ में, इसलिए ये वेबिनार का आयोजन किया गया। साइबर सिक्योरिटी सीधा टॉपिक है हमारा। ठीक है ना, कहां पर, थर्ड पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बताइए कि जरा इसके डोमेन कितने होते हैं, साइबर वॉरफेयर क्या होता है, साइबर थ्रेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जरा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है उसमें यहां पर बताना है कि गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहां पर ये हिंदी में गलत लिखा, आप इनकरेक्ट देख लीजिएगा इसमें, है ना, इंग्लिश में बिल्कुल ठीक लिखा है। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा हमने। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 13 जनवरी, गलत है, पहला सही है। तीसरा ये कि इस बार की जो थीम थी वो इट्स ऑल इन माइंड थी, तो पहला तीसरा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, और गलत पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो भैया ओनली सेकेंड। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो हमने अभी देखा ही था। लोहड़ी जो है पंजाब से रिलेटेड है, पोंगल तमिलनाडु, भोगाली बिहू असम है, और उत्तरायण जो है आपका गुजरात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आईएफएसआर पे है, फॉरेस्ट जो आपकी रिपोर्ट है उस पर है, तो उसके बारे में करेक्ट जो भी आपका स्टेटमेंट है हमको चूज करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका बाइएनियल पब्लिकेशन है, हर 2 साल में आता है, 19 में आया था, 21 में आया, बिल्कुल ठीक है। 1987 से स्टार्ट किया गया, 17th एडिशन है, ये सब हमने अभी अभी पढ़ा है। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीनों के तीनों बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना स्टेटमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय वन स्थिति जो रिपोर्ट 2021 है उसके बारे में जो भी विकल्प दिए गए हैं उसमें हमको इनकरेक्ट कोड को यहां पर चूज करना। पहला ये कि जो टोटल आपका फॉरेस्ट है और ट्री कवर है कंट्री का 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो आपका 24.62% में है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के कंपैरिजन में बता रहे, बिल्कुल ठीक है, हमने देखा। दूसरा ये कि ये जो असेसमेंट किया गया इसमें जो कंपैरिजन किया गया 2019 के हिसाब से, तो इंक्रीमेंट हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में अक्रॉस द कंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बोल रहे हैं कि गलत बताइए, है ना, तो भैया जो है इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।